और शेखपुरा में एक बार फिर शराब की भट्टी ध्वस्त की गई और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया गया। लेकिन एक बार फिर छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए और ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चल रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबीघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं। जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहां मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर एक बस से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। दिल्ली से अररिया बस जा रही थी जिससे शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। कुचायकोट थाना के बलथरी स्थित यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तारी हुई है। पार्सल के बीच छिपाकर शराब रखी गई थी जिसे बरामद कर लिया गया है। बलथरी चेक पोस्ट पे वाहन जांच के दौरान दिल्ली से अररिया जा रही एक ओम ट्रांसपोर्ट का बस है, उसी का जब जांच किया गया तो पार्सल के रूप में 4 कार्टन जो है वो रखा हुआ था। जब उसको फाड़ के देखा गया तो उसमें 90 ml का शराब था। तो हम लोग शराब को जब्त किए हैं। 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। बस को भी हम लोग जब्त करके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पटना के पालीगंज में पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने छात्र छात्रा को अपनी सर्विस रिवॉल्वर थमा दी और फिर उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। लेकिन एक छोटी सी गलती से बड़ा हादसा हो सकता था। पटना के पालीगंज में पुलिसकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने छात्र छात्रा को अपनी सर्विस रिवॉल्वर थमा दी। तस्वीरें असपुरा गांव के एक प्राइवेट स्कूल की है, जहां पिछले महीने छात्र छात्राओं को स्कूल एसोसिएशन ऑफ बिहार की तरफ से सम्मानित किया गया था। इसमें पालीगंज के एएसपी अवधेश दीक्षित मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें कुछ छात्र छात्रा एएसपी के सुरक्षा गार्ड के साथ हाथ में सर्विस रिवॉल्वर लिए दिख रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता था। जेडीयू अगले लोकसभा चुनाव के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ललन सिंह ने कहा कि 2017 में जो भूल हुई थी उसे दोहराया नहीं जाएगा। गठबंधन पर ललन सिंह ने कहा कि समय आने पर फैसला होगा। मिर्जापुर में एक कार्यक्रम में ललन सिंह ने ये बातें कही। इस दौरान मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी रहे सत्येंद्र पटेल सपा छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। चुनाव लोकसभा का चुनाव होगा। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी और उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे अभी से, तभी ना
और 2027 का विधानसभा के चुनाव के पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरे तौर पर संगठित होंगे और तब हम लोग 2027 का चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों से एक भूल हुई जो 2017 में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, उस भूल को हम लोग भरपाई करने जा रहे हैं और 2024 और 27 की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप गठबंधन, अभी तो गर्भ में बच्चा होगा तब ना पता चलेगा कि लड़का हुआ कि लड़की हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भू राजस्व विभाग में हुए पदाधिकारियों के तबादले को रोक दिया है, जिसके बाद सियासी तकरार और सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाएं। सुना आपने क्या कहा बिहार के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने? मेरी शुभकामना है कि कई लोग भी आएं और इस विभाग को अच्छे से चलाएं। बातों से नाराजगी साफ झलक रही है। नाराजगी किस बात पर है वो समझ लीजिए। दरअसल मंत्री राम सूरत राय ने 110 से ज्यादा पदाधिकारियों का तबादला किया था। इसमें सीओ, बंदोबस्त और चकबंदी पदाधिकारी का ट्रांसफर भी शामिल था। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश जारी किया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने तबादले के उस आदेश पर रोक लगा दी। वैसे राम सूरत राय खुद ये मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही राम सूरत का ये भी कहना है कि भूमाफिया भी सिंडिकेट बनाकर ऐसी साजिश रच सकते हैं। क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं न कहीं रखवाते हैं। तबादले के इस तकरार ने जहां विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है, तो वहीं जेडीयू नेता बिहार को माफिया मुक्त बताने में लगे हैं, जबकि बीजेपी के नेता इसे सामान्य बात बता रहे हैं। कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब तबादले को रद्द किया गया है। इससे पहले रामनारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द किया गया था, लेकिन चूंकि इस समय जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए तबादले पर तकरार की बात सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। उनके खेतों में इतना पानी भी नहीं है कि वो खेत में रोपनी तक कर सके, वो भी तब जब नीतीश सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग से फीडर भी बैठाया गया है। लेकिन पटना से सटे नौबतपुर इलाके का हाल आप खुद देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। कहीं पानी ही पानी, कहीं पानी न होने से परेशानी। खैर, अभी बात उन 30 जिलों की जो सूखे से प्रभावित हैं। खेतों में पड़ी ये दरारें इस इलाके के किसानों की परेशानी को बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर इलाके के चचौल गाँव की है। इस वक्त रोपनी का समय है और हर खेत में पानी होना चाहिए और बिहार सरकार ने दावा भी किया था कि भाई हर खेत में हम पानी दे रहे हैं, लेकिन एक खेत में जहाँ पे गांव से बिजली लाकर पानी जमा कर रोपनी हो रही, ठीक इसके बगल में एक और खेत आपको दिख रहा होगा जहां पे एकदम सूखे की स्थिति है। अब इसमें कैसे रोपनी होगा आप समझिए, और किसानों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो इतनी महंगी बिजली का उपयोग कर। एक तरफ लाल लाल आंख के सूरज महाराज तो दूसरी तरफ रूठे हुए इंद्रदेव और तीसरी तरफ बिजली की आंख में चौली। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने बिजली का अलग फीडर बैठा रखा है। तारें टंग गई हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ना बिजली रानी दूर दूर तक दिखाई देती हैं। ट्रांसफार्मर को देखकर आप समझिए कि कृषि विभाग ने किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचे
इसके लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर खेत में पानी, और इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण कराया गया, ट्रांसफार्मर का निर्माण कराया गया, और ताकि किसानों को सही समय पर, खासकर खेती के समय, पानी उपलब्ध हो। लेकिन इस ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है? हमारे साथ स्थानीय, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, ये काम कर रहा है? जी नहीं सर, ये तो बहुत दिन से चालू है, माने लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फीडर से इलाके के करीब 50 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन सितंबर 2019 में जो बिजली कटी वो अब तक नहीं आई। जो लोग लाइन लिए हुए हैं, जो लोग मीटर लगा था जिनके बोरिंग पर, वो लोग को बिल आ रहा है, प्रति महीना बिल आ रहा है, लेकिन लाइन 19 सितंबर से अब आज तक नहीं आया। समय पर खेती हो, हर खेत तक पानी पहुंचे, बारिश ना होने पर भी किसान परेशान ना हो, इसके लिए सरकार ने अलग से बिजली की व्यवस्था करा दी। लेकिन किसानों को फायदा तो तब होगा ना जब बिजली आएगी और ट्रांसफार्मर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आपने खुद देख लिया कि बिहार के कई जिले जो हैं वो सूखे की चपेट में हैं। वो भी तब ये हाल है जब सरकार ने हर खेत में पानी देने की बात कही है और इसके लिए अलग से फीडर और ट्रांसफार्मर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन कई जगह पानी नहीं पहुंचने की शिकायत लगातार मिल रही है। बिहार के कृषि मंत्री भी मानते हैं कि कुछ जगह समस्या हो सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाने की तैयारी है। हम पानी दे सकते हैं बिजली के द्वारा, नहरों के द्वारा, उतना सब दिया जा रहा है, परंतु और अधिक बिजली, जितनी बिजली दी जा रही है और अधिक बिजली देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी सर क्या स्थिति है? अभी कितने घंटे तक आपका कृषि फीडर से बिजली मिल रहा है किसानों को? अभी तो 8 घंटे ही मिल रही है, लेकिन इस 8 घंटे से कम रोपनी के समय में काम नहीं चल रहा है। इसलिए किसानों की मांग है कि इसको कम से कम 16 घंटा बिजली आप दीजिए। तो चाहे जैसे भी, अब तो कल हमने आपात बैठक बुलाई है और सरकार से आग्रह करेंगे, बिजली विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री से भी, कि कम से कम 16 घंटा बिजली आप दी जाए, भले घरेलू बिजली काटनी पड़े काटी जाए। तो एक तरफ सूखा है तो वहीं गोपालगंज के कई इलाकों में गंडक से कटाव जारी है, जिससे लोग दहशत में हैं और घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। प्रदेश में मानसून की बारिश से नदियां उफान पर है, वहीं हर साल की तरह गंडक नदी फिर कहर बरपाने को आतुर दिख रही है। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव नहीं रुक रहा है। नदी का जलस्तर कम होने से बाढ़ की मुसीबतें तो कम हो गई, लेकिन कटाव का खतरा नहीं कम हो रहा है। मांझा प्रखंड के मांगी निमोई में कटाव से ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि नदी के कटाव से सखवा टोला, बूझीराव के टोला जैसे क्षेत्र नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव रोकने के तमाम प्रयास किए भी जा रहे हैं। सैंड बैग लगाकर तटबंध को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन नदी के उग्र रूप के आगे सभी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। अब तक कई घर नदी में समा चुके हैं, खेत भी कटकर नदी में विलीन हो रहे हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह का समापन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। 12 जुलाई को बिहार विधानसभा में लगे स्मृति स्तंभ का पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शताब्दी समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति ने किया और कार्यक्रम का समापन पीएम मोदी करेंगे। बिहार के सांस्कृतिक विरासत को एक सम्मान देने के लिए, बिहार को गौरव प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आप इसी से उम्मीद करें कि 2-2 स्टेट के कार्यक्रम के बाद बिहार में भी आ रहे हैं, और वो भी संध्या बेला अपने परिवार के बीच लोग जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का एक तरह से बिहार से जो लगाव है उसका प्रकटीकरण भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।